बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस वक्त मीनारे पाकिस्तान पर वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पावर शो से एड्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज के जो जलसे में जो भी बयानियां इख्तियार करेगी वो बयानियां फैसला करेगा कि मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा। मियां नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं और आज बज़ाहिर उन्होंने इब्तदा में ही कबूतर को अपने हाथ पर बिठाकर लहराकर एक क्या मफाहमत का पैगाम दिया है, या फिर उनका जो आज का जलसा है वो मीसाके मईशत या मीसाके मफाहमत का पैगाम देगा। जो भी पैगाम देगा आने वाले दिनों के लिए वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद के लिए एक इम्प्रेसिव शो सेट करने में कामयाब हुई है। और क्या ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका मुतालबा मरियम नवाज करती आ रही थी और वो उसे अपने वालिद के लिए, अपनी पार्टी के कायद के लिए हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन इस सबके सामने कुछ लीगल क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी लीगल प्रिकॉशंस हैं जो मियां साहब और उनकी जमात के सामने उस लीगल प्रोसेस से उन्होंने गुजरना है। आने वाले दिनों में 3 अहम मुकदमात हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल गेमिंग भी चलती रहेगी। सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस पर बात करने के लिए जो मेहमान आज हमारे साथ होंगे उनमें साकिब बशीर हैं, 92 के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं और पॉलिटिकल चीज़ों पर भी नज़र रखते हैं। इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर में हैं और लाहौर इस वक्त जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। नुसरत जावेद साहब मियां साहब की आमद से कब लाहौर और उसकी पल्स के हवाले से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे, लेकिन आज के जलसे के बाद क्या पल्स होगी। नुसरत जावेद साहब और इम्तियाज़ आलम साहब अच्छे दोस्त हैं, तो उन दोनों की पल्स लेना, और दोनों काफ़ी सीनियर्स भी हैं। साथ साथ हमारे साथ होंगे 92 के प्रेसिडेंट मोहम्मद मालिक साहब, वो भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं कौमी सियासत पर, अदालती कार्रवाइयों पर। लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस मियां नवाज शरीफ कैसे अबूर करेंगे, गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा साकिब बशीर से। साकिब, सबसे पहले 3 अहम मुकदमात अगर हम कहते हैं कि मियां साहब के सामने हैं, एवन फील्ड का रेफरेंस है, इसके अलावा अल अजीज़िया स्टील मिल्स केस है और तोशाखाना केस है। इन 3 मुकदमात में मियां साहब जिन जिन मुकदमात में सज़ा हो चुकी थी बतौर कैदी गए थे, और एक PTI का मौक़िफ़ है कि उनकी वापसी पर उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया। आप समझते हैं कि ये रिलीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो दिया गया? प्योरली अगर मेरिट की बात की जाए तो रिलीफ जो नैब, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, उसके कंसेंट की वजह से अदालत ने दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको आप कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते। ठीक है, क्या इसलिए आ से सकते हैं कि क्योंकि इससे कबल कोई भी सजा याफ्ता ऐसा कैदी जो बैरून मुल्क, अब पहले तो गए ही कोई नहीं, जब मियां साहब गए तो एक नई नज़ीर कायम हुई कि पहली दफा वो गए, अब वह वापस आना भी नई नज़ीर होना थी। सही, तो उस लिहाज से एक नई नज़ीर जो है वो कायम हुई, इससे पहले जो है वो ऐसा नहीं था। जहां पे मैं ये कहता हूं कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है नैब, अगर वो ये कह रही है और उसका नैब प्रोसिक्यूटर आके कह रहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है, और साथ ही जो इश्तिहारी होता है, वैसे पहले प्रेसिडेंट ये था कि जो जिनके ट्रायल अभी पेंडिंग होते थे उन इश्तिहारियों को बेशक वो 8-8 साल के बाद भी लोग आए हैं तो अदालतें उनको एयरपोर्ट से अदालत आने तक 1 या 2 दिन का वक्त देती, लेकिन वो मुल्जिम होते जी, वो मुल्जिम होते थे। तो ये क्योंकि सजा याफ्ता थे तो इसलिए ये एक डिस्कशन का जो है वो बना है, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, तनकीद भी हो रही है अदालत पे। लेकिन प्योरली इस बात पे कि एक इश्तिहारी चाह रहा है कि मैं अदालत के सामने सरेंडर करूंगा, तो उसमें फिर अदालतें जो है वो इस किस्म का इख्तियार इस्तेमाल करके वो दे देती हैं। हमें अब ज्यादा इशू जो मुझे नजर आ रहा है वो है 24 अक्टूबर का। ये थर्सडे को जो मंगल तक जो उनको मिला है, जुमरात से मंगल तक रिलीफ, ये तो चले इश्तिहारी को दिया जा सकता है, अदालत ने दे दिया, उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं, हर कोई अपने अपने एंगल से उसकी तशरीह कर रहा है। बिल्कुल। 24 अक्टूबर को जो रिलीफ है वो बड़ा अहमियत का हामिल है उसमें, क्योंकि अगर वो रिलीफ नहीं मिलता उस दिन मियां साहब को तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसकी सिचुएशन ये है कि वहां उनके, जिस तरह आपने बताया कि एक तो 24 अक्टूबर को 3 केसेस हैं मियां साहब के। एक तो तोशाखाना का केस है गाड़ियों वाला, और दूसरा अल अजीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस। ये 2 हाई कोर्ट में अपीलें हैं। अच्छा, जो तोशाखाना गाड़ियों वाला केस है उसमें तो कोई मसला नहीं है, सुबह 9 बजे वो आएंगे, हाजिरी लगाएंगे और वहां पे उनकी जमानत हो जाएगी और उसमें कोई मसला नहीं है,
वो ट्रायल अभी चलना है, क्योंकि आप कह रहे हैं तोशा खाना अभी अंडर ट्रायल? जी, अंडर ट्रायल है, उसमें कोई इशू नहीं है। इससे कबल इसहाक डार भी अपने केस के लिए इसी तरह आए थे 3-4 साल के बाद, वो पेश हुए, 5 मिनट की सलमान शहबाज भी आया और बहुत सारी मिसालें हैं, बिल्कुल, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। 2 केसेस जो हाई कोर्ट के हैं, क्योंकि वो अपीलें हैं, उनमें कन्विक्शन भी है, सजा याफ्ता है, तो वो उनमें 2019 से तकरीबन 19 नवंबर 2019 को मियां साहब चले गए थे, तो उनके बाद उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। तो उसमें मसला है, उसमें मसला इस तरह है कि जब अपीलें जो है वो दोबारा खोलने के लिए की जाती हैं अगर अदालत की जानिब से, उस वक्त हुआ ये था कि जिस वक्त इनको इश्तिहारी करार दिया गया था, तो इन दोनों अपीलों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिखा था कि हम इनको दाखिल दफ्तर कर रहे हैं, जब भी नवाज शरीफ वापस आएंगे वो दरखास्त देंगे, उनको रीओपन कर दिया जाएगा। अब वो रीओपन करने के लिए आज उन्होंने प्रोसेस किया कि बायोमेट्रिक हुई, उनके दस्तखत ले लिए, तो मंडे को दायरी होगी और ट्यूसडे को इस पे समातें होंगी। अच्छा, जब समात होगी तो समात में मियां साहब की प्रोटेक्शन के लिए उनको जमानत, यहां आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूं। मियां साहब इस समात में अपनी, जैसे कहते हैं, बेल के लिए भी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो लीगल प्रोसीजर होगा उसमें अदालत ने नोटिस करने होंगे फरीकैन को, नैब को, तो अदालत उस स्टेज पे आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ को बेल ग्रांट कर सकती है या नोटिस करेगी और मियां साहब को जेल भिजवाएगी? इस तरह की कोई सूरत हाल? जी बिल्कुल। आज के जलसे की मोमेंटम को देखते हुए आप क्या फोर्सी करते हैं? प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, एक अंदाजा ही लगा सकते। नहीं, बिल्कुल। जलसे की तो जहां तक बात है, वो तो उनका अच्छा एक पावर शो किया है मुस्लिम लीग नून ने बड़े अरसे, और मेरा ख्याल है नून लीग के अपनी तारीख का बड़ा पावर शो। जी, बहुत डेफिनेटली बहुत बड़ा पावर शो है। और नवाज शरीफ जो है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनको एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो निकाला गया था, वो भी एक मतलब तारीख है, हिस्ट्री है, जुडिशरी इस्तेमाल भी हुई। तो आपने जो अभी पॉइंट उठाया है, ये वो दौरानिया है जिस दौरानिया के लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, और ये एक मुश्किल मरला है। बहरहाल जब मंगल के दिन 12 बजे मियां साहब वहां पे पेश होंगे, तो एक तो उनकी दरखास्त होगी कि मेरे अपीलें रीओपन कर दें। जब रीओपन होंगी तो साथ ही एक दरखास्त होगी कि जब तक अपीलें डिसाइड नहीं होती तो सजा मुअत्तल करके मुझे बेल दे दें। अब तरीकाकार ये है, जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी भी जब तोशा खाना में गई, तो पहली हियरिंग पे पहले दिन ही जब वहां पे कहा सरदार लतीफ खोसा ने कि इनकी सजा सस्पेंड करके उनको आप बेल दे दे और फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा, तो वहां अदालत ने नहीं दी थी, बल्कि नोटिस किया था। उन्होंने कहा कि दूसरी साइड को हम सुनकर ये फैसला करेंगे। अब मसला ये है कि वहां पे नोटिस होंगे, या तो ये है कि जिस तरह नैब बहुत एक्टिव है, अब 2017 से 18, 19, 20 में हमने देखा कि नैब जो है वो शरीफ फैमिली के खिलाफ इतना एक्टिव था। अब जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर उस दिन पहुंचे हुए भी थे, पहले दिन दूसरे दिन। अब या तो यह है कि मंगल के दिन नैब के प्रोसिक्यूटर्स वहां पे मौजूद हों, अदालत जैसे ही नोटिस करे तो वो नोटिस एक्सेप्ट करके वो कहेंगे जी हम आर्गू करने के लिए तैयार हैं। अगर वो अदालत ने ये कहा कि नहीं हम नोटिस कर रहे हैं 2 दिन का, तो 2 दिन के बाद हम देखेंगे, तो फिर वो 2 दिन वाला जो एरिया है वो बड़ा ग्रे एरिया रह जाएगा उसमें। अच्छा, इस ग्रे एरिया पे साकिब आपने ग्रे एरिया की बात की, ग्रे एरिया का मतलब सीधा सीधा है कि उन्हें जेल जाना होगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मैंने और आपने एक पेशी देखी जहां पर एक नैब के कैद में चेयरमैन पीटीआई थे और रिमांड पर थे। जैसे आपने कहा मियां साहब के बाहर जाने और वापस आके रिलीफ मिलने की नज़ीर नहीं मिलती, वैसे ही हमने रिमांड के दौरान किसी कैदी को मिलता हुआ रिलीफ भी नहीं देखा। लेकिन चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि जजेस के गेट से होते हुए वो आए और उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिला, और साथ में गेस्ट हाउस और दोस्तों के साथ गपशप की दावत भी मिली। तो क्या ये इम्कान भी है कि मियां साहब को भी गेस्ट हाउस और दोस्तों से गपशप की ऑफर अगले 1 आध दिन के लिए, जब तक कि नैब अपना जवाब नहीं देती, हो सकता है? ये तो बिल्कुल अदालत का इख्तियार है कि वो अदालत उनको रिलीफ जो है वो दे सकती है। वही अगर नैब, मैं कह रहा हूँ कि नैब पेश हो, नैब कहे, नैब कह दे कि इनकी जो अपील है एक तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है मरियम नवाज की, उसमें एक फॉर्मेलिटी पूरी होनी है, और दूसरी अपील में भी काफ़ी जो है वो मरहूम जज अरशद मलिक की ऑडियोज और उसमें जो इश्यूज हैं काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हैं, तो उनकी दोनों अपीलों में टेक्निकल, एक तो डिसाइड हो चुकी, दूसरी में टेक्निकल इशू है। तो नैब ये कंसेंट दे दे कि अदालत अगर चाहती है तो हमें कोई इतराज नहीं, आप सस्पेंड करके इनकी जो है वो इनको बेल ग्रांट कर दें, तो वो डेफिनेटली जिस तरह आपने चेयरमैन पीटीआई के गिनाया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देना ये कोर्ट के हाथ में, कोर्ट दे सकती है, पहली समात पर दे सकती है, मंगल के रोज ही दे सकती है। लेकिन ये जो मरहला है, मेरा ये ख्याल है कि आसानी से शायद तय नहीं होगा, थोड़ी सी शायद मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन फिर भी
अगर नैब की कंसेंट अगर उस दिन आ गई तो फिर इनको इजीली रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा साकिब, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ही चूंकि बात कर रहे हैं, आज के इंप्रेसिव पावर शो के बाद मेरा ख्याल है पीएमएलएन का कॉन्फिडेंस ऊपर भी जा चुका है और पीएमएलएन ने जो अपना मकसद मियां नवाज शरीफ के यहाँ आने पर हासिल करना था कर लिया है। तो अगर पीएमएलएन पॉलिटिकली एंड वाइजली प्ले करे और अदालत कहती है कि 2 दिन के लिए उन्हें किसी गेस्ट हाउस में रखा जाए या जेल चले जाएं, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर के लिए इससे उनका पोस्चर बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं होगा। वैसे हो सकता है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लीडर और उनकी लीगल टीम इस जो हमारा जो आर्गूमेंट है इससे एग्री ना करे, लेकिन हमने बहुत ज्यादा इस पे मतलब बात भी हुई कि मियां साहब अगर क्या ये बेहतर होता कि मियां साहब आते, बेशक 2 दिन के लिए वो जेल में चले जाते, कोई मसला नहीं। ये एक गलत तासुर गया है, मतलब मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। पनामा केस में उनके साथ ज्यादती हुई, एक सिटिंग मुंतखब वज़ीर आज़म को पलक झपकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने घर भेज दिया, वो ज्यादती हुई। लेकिन जो एक लॉ का जो प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस में जो आम लोग हैं उनमें तासुर अच्छा नहीं गया। मियां साहब अगर आते 2 या 3 दिन उनको अंदर रहना पड़ता और जेल में बेशक किसी को शक, यही जलसा 3 दिन बाद कर लेते, 3 जेल बात करते और जेल से निकलते उनका पूरा इस्तिकबाल था, वो जाते और पूरा फुल फ्लैज जो उसमें करते। और अब भी जो आपने बात की, अगर उनको जाना पड़े 2 या 3 दिन, उनको चला जाना चाहिए। जो उनकी तो 2000 मैं आज पूरी तारीख पढ़ रहा था, 99 2000 से लेकर ऑनवर्ड आज तक 3 दफा उनको मतलब कई दफा मतलब जाना पड़ा। फिर वो कुलसूम नवाज को छोड़ के आए, यहाँ पे उन्होंने गिरफ्तारी दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जेल उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो जेल में जाना आपको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फायदा देगा, बतौर जमात भी फायदा देगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल, जो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है, उसमें मुस्लिम लीग नून ने यह तय किया हुआ है कि मियां साहब जेल नहीं जाएंगे। इसलिए उनकी सारी कोशिश पहले भी, अब मंगल के लिए भी यही है। उनकी लीगल टीम पिछले 3 रोज से इस पे वर्क कर रही थी कि हमने उनकी बायोमेट्रिक किस तरह करानी है, क्या मियां साहब को हाई कोर्ट में लाना पड़ेगा या बायोमेट्रिक वहां हो सकती है। तो ये एक जो पॉइंट बायोमेट्रिक का आपने उठाया, पीटीआई इसी बायोमेट्रिक के पॉइंट को भी बड़ा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और करने की कोशिश की, और उनका हक भी बनता है कि अगर उनके साथ उनके लीडर मौजूद थे जब बायोमेट्रिक के वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया, मियां साहब को ये फैसिलिटीज दी गई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मियां साहब को जो भी रिलीफ मिलता है, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कुछ रिलीफ्स की बातें होती हैं, या जो इलेक्शन का जो 5 साल की नाअहली का जो कानून बनाया गया, एक्ट बनाया गया, इलेक्शन एक्ट, उसका फ़ायदा होता है। इन चीज़ों का बेनिफिट मियां साहब लेंगे, लेकिन इस वक्त एक और कैदी भी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों का बेनिफिट आने वाले दिनों में वो भी उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो उठा सकते हैं। जिस तरह मतलब मियां साहब को ये एक रिलीफ मिला, मंगल को दूसरा रिलीफ उनको डेफिनेटली मिलता जो है वो नजर आ रहा है। मियां साहब को जैसे जैसे रिलीफ मिलते जाएंगे, जुडिशरी पर दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा कि आप जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज हम पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे भी कि आपने अगर इधर रिलीफ दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जल्दी उनकी समातें कर रहे हैं, तो फिर आप इधर भी समातें भी जल्दी करें और देना पड़ेगा। जो आपने बायोमेट्रिक वाली बात की, मैंने आज इस पे लिखा भी, ये जो हाई कोर्ट है वो 2 तरीके से बायोमेट्रिक होती है। एक, आप हाई कोर्ट में आकर या आप घर से या नादरा के किसी ऑफिस या कोई फ्रेंचाइजेस वगैरह होती हैं, वहां आप बायोमेट्रिक करवा के रसीद लेके साथ लगा के, मतलब ये तरीकाकार मौजूद है। और चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी जो है वो भी इससे फायदा उन्होंने लाहौर से उठाया। यहाँ पे पिटीशन फाइल हुई और आज इसी तरह यहाँ पे भी जो बायोमेट्रिक का जो थंब इंप्रेशन के लिए टीम जो है वहां पे गई, हाई कोर्ट की नहीं थी, ये नादरा की वो टीम थी, और वो टीम वहां पे गई, उन्होंने बायोमेट्रिक कराई। और मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई सिनेरियो बनता नहीं था जिसको इतना इशू बनाया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, साकिब ने जो लीगल चैलेंजेस हैं तीनों केसों में मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने हमारे सामने रखा। साकिब हमारे साथ ही होंगे थोड़ी देर में, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो इम्तियाज आलम साहब और मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ होंगे और फिर बात करेंगे पॉलिटिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, मोहम्मद मालिक साहब और इम्तियाज आलम साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। साकिब हमारे साथ ही हैं। चाहेंगे कि इस वक्त आपको जलसागाह ले जाएं जहां पर इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो तकरीर भी कर रहे हैं, लेकिन जलसागाह का माहौल ओवरऑल क्या है? फ़हीम अमीन हमारे साथ हैं, नुमाइंदा है 92 न्यूज़ के। फ़हीम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फ़हीम, आज के जलसे को मीनारे पाकिस्तान में आप कवर कर रहे हैं, कितना कामयाब जलसा एक रिपोर्टर की नज़र में यह है?
शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम इसको जलसे की कामयाबी के हवाले से देखें तो जितनी तैयारियां इस जलसे की गई हैं, 15 अक्टूबर को लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस जलसे की इजाज़त दी थी और तकरीबन 7 रोज़ मुसलसल मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस जलसे के लिए तैयारियां की गई हैं। पूरा लाहौर जो था मुतहरिक था इस जलसा के हवाले से। और आज जो हमने जलसे का रंग देखा है, हमें गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग यहाँ पर नजर आए हैं, सिंध से भी नजर आए हैं, KPK से भी नजर आए हैं, जनूबी पंजाब से भी नजर आए हैं, वस्ती पंजाब से भी नजर आए हैं। तो अगर हम देखें तो ये जलसा सिर्फ लाहौर का नहीं था, पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे यहाँ पर पहुंचे थे। अगर हम तादाद के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून का ये एक कामयाब अच्छा शो था जहाँ पर उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। आमतौर पर हमने देखा है कि यहाँ पर हमेशा हमने तहरीके इंसाफ के बड़े बड़े जलसे देखे हैं, लेकिन अगर इनका इस जलसे का मुआवजना उन जलसों से किया जाए तो ये कहना बेजाना होगा कि मुस्लिम लीग नून ने उन जलसों को टक्कर जरूर दी है। भरपूर इंतजाम थे इस जलसे के, यहाँ पर हर तरह की जो फैसिलिटीज थी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। और आज के जलसे को जो है वो सिर्फ जो महदूद किया गया है वो नवाज शरीफ की तकरीर तक महदूद किया गया है, ताकि जो बात है वो नवाज शरीफ यहाँ पर करें, जो पैगाम है जो चीज़ है वो नवाज शरीफ ही यहाँ के जलसे के शुरा से कर सके। साकिब, जैसे कि फ़हीम ने बताया कि 7 से 8 दिन 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक PMLN ने एक कामयाब पावर शो किया और पूरे पाकिस्तान से वो कह रहे हैं कि लोग थे। आपके ख्याल में हिकमत अमली कामयाब कैसे बनाई PMLN ने, जब एक ऐसा तासुर था कि PMLN के लिए अवाम में जाना बड़ा मुश्किल था? एक तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पूरे मुल्क की जो उनकी तंजीमें थी, कराची से खैबर तक जो है वो एक्टिव किया। कश्मीर से भी हमने सुना कि गिलगित बल्तिस्तान और सब हर बलूचिस्तान से पूरी ट्रेन आई। इसी तरह सिंध से पंजाब के तमाम अजला हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पर उनके जो लीडरशिप है वो जाती रही, ऑर्गेनाइज करते रहे, चार्ज करते रहे। वो उनके अच्छी मुहिम उन्होंने चलाई और जलसा जो है वो एक अच्छा और बड़ा पावर शो उन्होंने किया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी उनका इम्तिहान बाकी है, क्योंकि एक तासुर जो है इस वक्त भी मौजूद है कि PTI की पॉपुलैरिटी है मौजूद है, लोग चाहते हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग नून है उसको मजीद अपने पार्टी को एक्टिव करने के लिए या आप ये कहें कि अगले इलेक्शन में एक विनिंग पोजीशन बनाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर क्योंकि नवाज शरीफ नहीं थे तो पार्टी में एक तो इश्यूज थे कहीं ना कहीं, तो अब क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो एक तो यह है कि वो इकट्ठा करेंगे, सारी पार्टी को इकट्ठा लेके चलेंगे और जलसे भी करेंगे और उसके असर जो है असरात हमें आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। फ़हीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हमेशा उनके सियासी मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लोगों को खाने खिलाकर दावतें करके जो है ना इंगेज करती है। आपको आज क्या लगा, पॉलिटिकल गैदरिंग देख के आपको क्या अंदाजा हुआ कि ये पॉलिटिकली चार्ज्ड पॉलिटिकल वर्कर था या वाकई जो मुखालफिन का इल्ज़ाम होता है कि खाने खिला के लाए जाते हैं? शाहिद साहब, अगर आपको इस जलसे का पूरा अगर मैकेनिज्म बताऊं तो पूरा जलसा इस तरह तैयार किया गया था कि यहाँ पर आने वाली हर गाड़ी जो थी उसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। जो मुस्लिम लीग नून के MNA और MPS के कैंडिडेट थे, बाकायदा उन्हें एक परफार्मा दिया गया था कि जब वो अपने मुकर्ररा इलाकों से निकलेंगे तो यहाँ पर बाकायदा वो परफार्मा सेंड किया जाएगा। उस परफार्मे के लिहाज से यहाँ पर गाड़ियों की गिनती की जाएगी। लिहाजा जो आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है अपने कारकुनों को लाती है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भरपूर तरीके से लाने का बाकायदा बंदोबस्त किया गया था। और जिस जिस इलाके से गाड़ियां आ रही थी वो प्लान बाकायदा इंतजामिया के साथ शेयर किया गया। और लाहौर में 5 मुख्तलिफ जगह ऐसी थी जहां पर वहां पर पार्किंग का भी बंदोबस्त किया गया। जहां तक जो मुस्लिम लीग नून के जलसों में खाने पीने की बात है तो रात को भी यहाँ पर खाने का भरपूर बंदोबस्त था, बिरयानी थी। और जबकि आज तमाम दिन जो है वक्फे से जो यहाँ पर जलसे के शुरका थे उनके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त किया गया। लेकिन सिंध से आए कुछ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ऐसे थे जिनकी जानिब से ये शिकायत की गई कि उन्हें खाने पीने का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं था उनका। और वो शिकायत उनकी जायज़ भी थी क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे थे जो कल रात को आ गए थे और उनको जो लाए गए थे उनका ये कहा गया था कि उनके लिए तमाम तर इंतजाम होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को शिकायत भी थी, लेकिन यहाँ पर जलसे के शुरका जो थे इस वक्त जब तकरीर तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ अपनी, आपके ख्याल में
जो आज का उनका स्पीच थी, जो भी उन्होंने उस पर इब्तदा जो की बातचीत की, उन्होंने वो तमाम सूरत हाल आवाम के सामने रखी जो उन्हें दरपेश हुई, चाहे उनकी वालदा के इंतकाल के वक्त हो, चाहे उनकी अहलिया कुलसूम नवाज के इंतकाल के वक्त हो। लेकिन आज की तकरीर को आप क्या देखते हैं? वो एक मफाहमत की पॉलिसी थी, मीसा के मफाहमत का ऐलान था या मीसा के मईशत का ऐलान था? अच्छा, इस तकरीर में हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पहलू देखे हैं कि नवाज शरीफ ने सबसे पहले तो अपनी सियासी जद्दोजहद के हवाले से बात की कि किस तरह वो मुल्क को आते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब थोड़ा सा ठीक होता है तो उन्हें निकाल कर बाहर भिजवा दिया जाता है। इस हवाले से बात एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो आप और साकिब बशीर भी हमारे साथ होंगे और कोशिश करेंगे कि मोहम्मद मालिक साहब और इम्तियाज़ आलम साहब भी हमारे साथ हों। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर कबल अपनी तकरीर मुकम्मल की और लाहौर में ये उनका जो एड्रेस था बेसिकली नून लीग का पहला चैलेंज था और ये पहला चैलेंज नून लीग जिसे कहते हैं उसे सर करने में कामयाब हुई। इसके लिए जो हिकमत अमली बनाई, हम साकिब से इससे पहले लीगल चैलेंजेस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज की तकरीर के पॉलिटिकल एंगल को मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट 92, खुशामदीद कहता हूँ उन्हें प्रोग्राम में। मालिक साहब, हाउ यू सी एंड रेट द शो? और साथ साथ मियाँ साहब ने जाते जाते कहा कि मैंने बहुत सब्र से काम लिया है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, तो आपको लगता है कि आज का शो इंप्रेसिव था और मियां साहब की लाइन और लेंथ बराबर थी? मेरा ख्याल है शायद कि उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की है और बड़ी अनलाइक मियां साहब तकरीर की है कि उन्होंने बार बार एम्फसाइज किया कि मैं कोई बदले की या वो वेंजेंस या इंतकाम नहीं है। और लेकिन 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की जो काफी बड़ी बातें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी इंसाफ के निजाम को ठीक करना और इस्लाहात लाएंगे। अब ये इस्लाहात क्या आला अदलिया की मावनत से होगा कि उनकी मुखालफत से होगा, ये बड़ा देखा जाएगा कि वो चीजें कहाँ जाती। सही। फिर उन्होंने अपनी माजी का बताया कि जो हमारे साथ हुआ और जिस तरह तरक्की की राह रोकी गई बार बार, और फिर उन्होंने पूरा एक हिस्ट्री बनाई कि जी हमें तरक्की की सजा मिली। सही। और जाहिर है उनका इशारा की तरफ ही था, वही उन्होंने निकाला उनको। उन्होंने कहा क्यों बार बार, और फिर उन्होंने कहा कि ये चीज का भी अब हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना होगा कि ये चीजें बस अब खत्म हो जाएं। सही। अब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये 2 ही बड़े पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हमेशा मियां साहब के, और वो रहा है अदलिया और दूसरा रहा है। उन दोनों पे उन्होंने क्लियर किया है कि उनकी पॉलिसी अब भी वही है। उन्होंने कहा मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं बड़ा सब्र से हुआ। फिर उन्होंने शेर पढ़ के उसकी तशरीह भी की कि यार हमें ना छेड़े, ये ना हो कि अब हम इतने फट जाएं कि सब कुछ बहा के ले जाएं। सो जो फिर उन्होंने रीजनल पॉलिसी देखिए, रीजनल पॉलिसी पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी हमसायों के साथ हमें अब अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर को उन्होंने कहा कि हमें मुदब्बराना उस पर हिकमत अमली करनी पड़ेगी। जहाँ सी वो यानी कि जो आज तक फ्रेश इंडिया वाली कैंपेन थी और जिसको ज़्यादा अस्करी जरायों की हार्डलाइन रही है हमेशा, और इनकी पॉलिसी पे हमेशा नुक्ताचीनी होती थी कि जी ये प्रो इंडिया है और ये चाहते हैं बातचीत हो, उन्होंने उसी पॉलिसी को रिपीट किया है। लेकिन मालिक साहब एक चीज जो अहम है, आपने कहा बिल्कुल, वो जो उनके ख्यालात हैं, ठीक है लफ्ज थोड़े से नरम हो सकते हैं, आप समझते हैं कि ख्यालात तब्दील नहीं हुए, अल्फाज की जरूर तब्दीली है, लेकिन एक चीज इस वक्त अगर आज के जलसे में वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसे कहते हैं मीसाक मईशत या मीसाक मफाहमत का कोई पैगाम देते या किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते, क्योंकि जब वो अदालती इस्लाहात की बात करते हैं या वो आइन के तहत तमाम इदारों के रहने की बात करते हैं, तो आप नहीं समझते कि आज का दिन एक ऐसा फोरम था जहां से वो मुल्क को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकालने के लिए किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर सकते थे? मेरा ख्याल है कि वो कुछ देखें, कुछ मजबूरी भी इस तरह होती है कि अगर आज एक हद से ज्यादा वो बात करते तो लोग शायद ये तासुर लेते कि देखें जी ये तो बिल्कुल ही लंबे पड़ गए हैं और पता नहीं क्या डीलें करके आ गए और सब कुछ हो गया। आज उन्होंने 2-3 बातें रोक के की हैं। एक तो उन्होंने मईशत को फोकस बनाया कि हमने मईशत पे वो करना है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि मेरे जो व्यूज हैं इन 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, ये व्यूज नहीं बदलेंगे। उन्होंने इंडिया की तरफ आज फिर ऑलिव ब्रांच
भी है नाम लिए बगैर, और ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है उनका इंडिया के ताल्लुकात इन पर्टिकुलर। फिर उसमें रेफरेंस दिया गया ईस्ट पाकिस्तान का। ईस्ट पाकिस्तान की सारी जिम्मेदारी आज तक लोग उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप पे डालते हैं कि उनकी वजह से सारा चीज बदली। तो जो उनके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना शायद वेल्ड रेफरेंसेस में उन्होंने सारी बातें की हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ही ओवरऑल स्पोक, जिस तरह एक एल्डरली स्टेट्समैन को बात करनी चाहिए वो की उन्होंने 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को कि ठीक है जी मेरे कोई गुस्सा नहीं है, जाती मैंने उन्होंने गिना दी सारी बातें, मगर क्या कि मैं इन चीजों से आगे अब बात करूंगा, इकॉनमी की बात करें, फिर उसमें अल्लाह की बात भी आ गई, दुआ करें अल्लाह की, मतलब एक सॉफ्ट अप्रोच रखी। लेकिन जो 2-3 की एरियाज उन्होंने अपने डिफाइन किए और साथ ये भी कह दिया कि बस ये ना हो कि हमारे आंसू बहा ले जाए। वक्ती तौर पर तो आई थिंक ये अरेंजमेंट अच्छी उनकी चीज हुई है, लेकिन अगर आप इसको बहुत गहराई से, और आई थिंक टू बी फेयर हमें भी शायद हमें इस तक ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अपनी पॉलिसी आउटलाइन की है उसमें वो तमाम इश्यूज हैं जो हमेशा से उनके पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बने हैं। मालिक साहब, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की आपने बात की, जो सबसे ज्यादा, थोड़ी देर पहले साकिब भी हमारे साथ थे, 2 अहम पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा और आपकी जो गहरी निगाह उस पर है वो भी जानना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, उन्हें अदालत से जो रिलीफ मिला उस पर 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, लाडले जैसा सलूक है। PMLN समझती है कि नहीं जी लीगल था और ये मिल सकता था, रिलीफ मिल गया। लेकिन साकिब भी ये समझते हैं, और मेरा भी उनसे साकिब से ये सवाल था कि मंगल वाले दिन अदालत में जब वो अपनी सजा की मअतली और जमानत की दरख्वास्त देते हैं तो लीगल प्रोसीजर के तहत फरीकैन को नोटिस होने और फिर नैब ने अगर वक्त लिया तो मोहम्मद मालिक साहब को ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब आज के इंप्रेसिव शो के बाद जेल जाने को तैयार होंगे, चाहे वो चंद दिन की ही क्यों ना हो? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा बड़ा मसला उनका प्रोटेक्टिव बेल का था। जो उनके केसेस की नौयत है, इसमें रूटीन में भी मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा कि उनका जेल सस्पेंड हो जाए, उनका सेंटेंस जो है। और अगर जेल शायद ऑप्टिक्स के लिए शायद 1 आध दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर रहना भी पड़ जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन देखिए, जो एवनफील्ड रेफरेंस था उसमें उनकी पहले भी बेल हो गई थी। वो फिर जब इश्तिहारी हो गए तो उसकी वजह से बेल कैंसिल हो गई। मरियम उसमें से बरी हो गए। मैं वो केस वैसे ही है। असल केस इनका अजीजिया वाला है, ठीक है। उसमें अगर सस्पेंस हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है वर्डिक्ट, जो रूटीन में हो जाता है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त लीगल इशू उनके लिए इस वक्त एक ही है सबसे बड़ा, वो है ताहयात पाबंदी वाला। उसके ऊपर एक सीरियस बहस है कि जी जो टॉप लॉयर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पार्टी व लाइन्स पे बात नहीं करते, वरना तो हमारी कानूनी राय भी पार्टी के मुताबिक आती है ना, उनका ख्याल ये है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का या बेंच, बड़ा बेंच हो, जो 9 मेंबर बेंच हो, वो उस फैसले को बदले, या फिर आईनी तरमीम हो, कानून से वो नहीं हटेगा। मालिक साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। साकिब हमारे साथ हैं, चाहूंगा आप हमारे साथ ही रहें। साकिब से इस पे इनपुट लेते हैं। साकिब, जो ताहयात नाअहली वाला मामला मालिक साहब उस पर बात कर रहे थे कि वो एक चैलेंज मियां साहब के लिए है, ये तीनों केसेस नहीं है। आपके ख्याल में मालिक साहब जो बात कर रहे हैं इसी तरीके से लीगल सूरत हाल भी है? जी बिल्कुल, ताहयात नाअहली वाला जो मामला है उस पर बिल्कुल जो मुख्तलिफ वकला की मुख्तलिफ राय है, जो इंडिपेंडेंट राय है, वो इस पर बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये एक इशू आ सकता है आगे चलकर। लेकिन जो 24 अक्टूबर वाला जो मामला है कि उस रोज़ को बड़ी आसानी से उनको रिलीफ मिल जाएगा, मेरा ये ख्याल है कि आसानी से शायद ना मिले, क्योंकि यही बेंच था, यही अदालत थी। वही मालिक साहब भी कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स के लिए वो 2 दिन चले जाएंगे। जी, यही जजेस थे। तो जब चेयरमैन PTI को 3 साल की सजा थी तो वहां उन्होंने पहली समाअत पे कहा कि इसको सस्पेंड कर दें। तो अदालत ने नहीं किया। उन्होंने कहा हम नोटिस करेंगे। नोटिस किया, फिर भी 2-2.5 हफ्ते लग गए। तो अब मियां साहब को पहले दिन ही उसको सस्पेंड कर देना कि और वो फिर जमानत दे देना, कानून की नजर में, मतलब केसेस उनके पास एवनफील्ड रेफरेंस का केस क्लियर है उनका। अल अजीजिया में इशू है, अल अजीजिया वाला केस भी क्लियर है, क्योंकि उसमें जज अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके मेरिट्स पर जाने के बजाय हाई कोर्ट पहले इसको डिसाइड करेगी।
तो उसको डिसाइड करेंगे या उसको रिमांड बैक करेंगे, सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन इशू ये है कि वो प्रोसेस का और टाइम का इशू है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला है वो बड़ा, सजा क्या पहली ही हियरिंग पे मुअत्तल होगी? क्योंकि होता यह है कि एक बंदे को आपने 8 हफ्ते की बेल दी, वो बेल कानून की नजर में मिस यूज हो गई कि 8 हफ्ते की बेल दी थी, उसके बाद वो इश्तिहारी हो गए, 3 साल और 4 साल के बाद आए, तो वो कानून की नजर में तो वो देखेंगे कि मिस यूज हुई है। तो मिस यूज होने के बाद पहली हियरिंग पे उसको मुअत्तल करना, ये जब तक कि नैब की कंसेंट नहीं होगी। नैब मालिक साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस स्पीड से हमने उस वक्त हवा को शॉर्ट चल रही थी तो हमने बहुत स्पीडी रिलीज खान साहब को भी देखी, अब हवा अदालती और चल रही है, तो आप हैरान क्यों होंगे अगर उसी स्पीड से मियां साहब को भी रिलीफ ना मिली तो? जी मिल सकती है रिलीफ, तो डेफिनेटली मिल सकती है वो, क्योंकि वही मैं बात कर रहा हूं कि नैब जो प्रोटेक्टिव बेल थी उस दिन साहब हवाओं का रुख देखें, आपको पता है हमारी मालिक साहब आपने हवाओं के रुख की बात की है। जिस किस्म का रिलीफ हमने देखा कि चाहे वो चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से मिला या उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब को मिला, किसी आम आदमी को, किसी आम पॉलिटिकल कैदी ना हो, कोई और कैदी हो, उसे इस तरह का रिलीफ मिलते हुए मालिक साहब आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अदलिया में देखते हैं? सर जी, इस वक्त 16 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तिवा पड़े हैं, हजारों की तादाद में पड़े हैं। वो आम आदमी के मुकदमात हैं जिनके 5-5 साल से ज्यादा पेशियां नहीं लगती। इसलिए एक चीज समझ जाए, हमारे जो पावरफुल लोग हैं, चाहे सियासी तौर पर या माली तौर पर, उनके लिए कानून के मेयार कुछ और हैं, अदालतों के मेयार कुछ और हैं, आपके मेरे लिए आम आदमी के लिए मेयार कुछ और हैं। तो पहले तो हम अपनी औकात में रह के बात करें ना, शायद आप और मैं, हम स्मॉल क्रॉकरी हैं, हम काले पीले लोग, हम मुकाबला करते हैं, हम शूदर होकर मुकाबला करते हैं ब्राह्मणों से, ये चलता नहीं है। जो हमारी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एलीट है, ये हमारी लीगल माशरे के ब्राह्मण हैं, एलीट के लिए भैया शूदर हैं। हमारे 2 कानून हैं, इस रियलिटी के मुताबिक चलें, फिर किसी चीज में हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। मालिक साहब 1 मिनट आप हमारे साथ ही रहिएगा। फ़हीम अमीन हमारे साथ हैं, जलसागाह पे हैं। फ़हीम, जलसा तकरीबन मुकम्मल हुआ और इस जलसे के बारे में अगर एज अ रिपोर्टर आपसे पल्स लूं कि आपने इस पूरे दिन को रिपोर्ट किया, आपके ख्याल में पॉलिटिकल वर्कर सेटिस्फाई गया PMLN का अपने लीडर की स्पीच से? बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के सरबराह जब नवाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो लोगों को बड़ा बेचैनी से इंतजार था कि वो बात क्या करते हैं। जो उन्होंने बात सामने रखी वही बात जो है पूरा दिन लोगों से हम जब पूछते रहे तो उनकी सबकी शिकायत सिर्फ ये थी कि हमें इस वक्त महंगाई और दीगर मामलात की तरफ सोचना होगा। और उन्होंने इस तवक्को का ही इजहार किया कि नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड पहले का है कि उनको शायद उम्मीद है कि अब आखिरी समझ लें कि यहाँ पर कुछ मैशियत में बेहतरी आएगी, कुछ महंगाई के असरात कम होंगे। तो इस हवाले से जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे वो तो यहाँ पर मुतमिन नजर आए, लेकिन साथ जो लोग उन्हें लेकर आए थे MPs और MNAs, उन्होंने अपना यहाँ पर भरपूर ताकत का मुजाहरा किया और जो उन्हें टास्क दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनान जो है वो मनारे पाकिस्तान लाए जाएं, तो उन्होंने भी किसी हद तक अपने टास्क को कंप्लीट किया। तो अगर मालिक साहब, जो फ़हीम हमें बता रहे हैं कि PMLN के जो लीडरशिप ने टास्क दिया था अपने लोगों को वो मुकम्मल हुआ। आज के जलसे से पहले पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के मामले पे मैं और आप कोई भी राय देते थे या साकिब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि PTI के अलावा या उसकी पॉपुलैरिटी के अलावा मुल्क में कुछ नहीं है। आपके ख्याल में आज टेबल जरा टर्न अराउंड की है PMLN ने? देखिए, अभी तो अब इस रेस में सब अकेले वो हैं, जाहिर है जो भी चीज वो करेंगे, अगर आम हालात में अगर दूसरी साइड पे इमरान खान भी जलसे कर रहे हो तो जो चीज 50% नजर आनी थी आज वो 100% नजर आएगी। और आपने एक और उन्होंने आज बारीक काम किया है जो गुड, मैं तो उसको अच्छी पॉलिटिकल मूव समझता हूँ। जो उन्होंने 2 बिल्स के निकाले तो उसकी कट ऑफ डेट उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ रखी और उन्होंने बेसिकली 16 महीने से अपने आप को डिस्टेंस किया कि ये 16 माह का इल्जाम ना दें, शहबाज शरीफ को इल्जाम ना दें जो सबसे बड़ा लोगों का गुस्सा पिछले 16 माह का है। उन्होंने वोट डालने की पीछे की कि यार आप उनके आने वाले दिन से पहले देखने के हालात क्या थे। जिसका बिल 1300 था उसका बिल हो गया 15,000, जिसका 700 रुपये था उसका हो गया 8,000। तो ये हमें ना आप गाली निकालें, ये आप इमरान खान की गवर्नमेंट को डालें। अब वो डिस्टेंस उनको फायदा ये होगा क्योंकि 16 माह लोग रिकग्नाइज पहचानते हैं शहबाज शरीफ और उनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसको महंगाई का जिम्मेदार ठहराते हैं। बयानिए को अपनी गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं।
जी, और अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। ये आई थिंक एक अच्छी स्मार्ट पॉलिटिकल मूव थी। मैं वो बताया ना आपको कि 2-3 जो ओवरऑल फील थी वो एक अच्छी पॉजिटिव और फ्रेंडली स्पीच थी, जो बड़ा अच्छा था। और उन्होंने पूरा उसको रखा कि नहीं हम ना गाली दें ना सुनेंगे, हम मुदब्बराना सी एक रखी है। लेकिन जो असल 3 चीजें हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, री राइटिंग सिविलियन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिया रिलेशन, ये वो 3 चीजें हैं जो जब आप डे टू डे गवर्नमेंट में जाएंगे, जितना नजर आता है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी और जो जमीनी इस वक्त जो पावर पॉलिटिक्स से हकायक है उसके मुताबिक तो नजर आता है ना कि वो आए हैं, लाए गए हैं कि भी आप 4 तारीख को बने वजीर आज़म। तो वो जब प्रैक्टिकल गवर्नमेंट शुरू होगी तो फिर इन 3 फ्रंट्स पे अगर चीजें बढ़ेंगी तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट का मिजाज पूरा अभी तक है। और उन्होंने इस चीज को स्ट्रेस किया है कि मैंने आज बड़े सब्र से बात की है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बिलीफ चेंज हुआ है या मेरा व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, तो मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो वो जब आप गवर्नमेंट बनती है तो फिर वही इश्यूज हैं। मालिक साहब, आई डोंट वांट टू पुट माय वर्ड्स इन योर माउथ, मैं अपने जुमले नहीं चाहता, लेकिन आपकी बात से मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है कि मियां साहब ने आज फिर ये बताया कि माजी अब तक मेरे जहन में है और इस वक्त मैं चूंकि खामोश हूं, लेकिन ये चैलेंज आप कह रहे हैं इलेक्शन तक नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद एक बार फिर मियां साहब के सामने आएगा। सर उन्होंने कहा है कि मुझे शेर मुखालिफ का पढ़ के भैया अब हमें उतना तंग ना कीजिएगा। वहां तो उन्होंने कहना कि हमारे यश कितने बहेंगे कि सब कुछ बहा के ले जाएंगे, लेकिन उनका मतलब यही था कि आज मैं रिस्ट्रेंट शो कर रहा हूँ, लेकिन नाउ यू हैव टू, अदर साइड विल हैव टू रिस्ट्रेंट ऑल्सो, और अब हमारे साथ मिलकर आपको चलना पड़ेगा, वरना ये ट्रूस टेम्पररी ट्रूस है और ये वक्ती तौर पर एक ये सुलह हुदैबिया कह लें आप ये शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी वो चीजें अंडर द सरफेस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि आज की ओवरऑल स्पीच अच्छा पॉजिटिव रही है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। लेकिन मैं हैरान हुआ, उन्होंने किसी की बात नहीं की, किसी एलआई की बात नहीं की, उन्होंने किसी पीपल्स पार्टी की बात नहीं की, जेयूआई की बात नहीं की, किसी की नहीं की जो इनके साथ थे। इलेक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन होता है ना बंदा बात करता है कि हमने एलआई मुश्किल वक्त साथ निकाला हो। हाँ, वो एलआई को बिल्कुल उन्होंने आज टोटली उनको डिस्टेंस। मालिक साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, साकिब के सामने ये सवाल रखूंगा जो आपने सुलह हुदैबिया की बात की है। मालिक साहब ये समझते हैं कि अब भी मियां साहब का जो पास्ट है वो उनके सामने है, उनकी आंखों के सामने है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर रहा है। आपको लगता है या आपको लगता है नहीं, जो शहबाज शरीफ की आनियां जानियां थी उन्होंने किसी हद तक मामले को काबू कर लिया? नहीं, वो मियां साहब के बिल्कुल आंखों के सामने है भी, और इसका इजहार उन्होंने मेरे ख्याल में 18 या 16 सितंबर को किया भी था। उसके बाद जो शहबाज साहब गए वहाँ पे गए और उसके बाद ये बड़े क्लियर मैसेज आया कि कोई जो इस किस्म के इंतकाम का मामला, जो बात आज भी मियां साहब ने की, तो वो मेरा ख्याल है इलेक्शन तक तो ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर हुकूमत में आ जाती है मुस्लिम लीग नून और मियां साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ये उनके जहन में जो कुछ है वो यकीनी तौर पर बाहर आएगा। वो भूलता तो नहीं है जिस तरह उनको निकाला गया था, जिस तरह पूरी हिस्ट्री उन्होंने बयान की कि किस तरह जेलों में उनकी बेटी को उनके सामने जो है वो नैब गिरफ्तार कर रही थी और क्या सिचुएशन थी, उनकी जो वाइफ थी वहां पे उनको छोड़ के आए बीमारी की हालत में। तो ये सारा सिनेरियो तो उनके सामने ही है कि किसने क्या क्या रोल अदा किया था, और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये पैगाम तो मालिक साहब एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने ये देखा कि माजी में चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक रोल रहा है, उस रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी भी हमने ये देखा कि इस रोल को एस्टैब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जनरल बाजवा ने जाते हुए न सिर्फ इस रोल को एक्सेप्ट किया बल्कि अपनी गलती को तस्लीम किया और उसके बाद एक पॉलिटिकल रोल की बात की। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंस्टीट्यूशन ने बाकायदा तौर पे एक बात को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं, तो ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है जरा 6 महीने 1 साल उन्हें ड्रैग ना करें और अपने गवर्नेंस के इशूज या जैसे अदालती इस्लाहत है इस किस्म के काम करके आवाम को रिलीफ दें, ताकि एक मौका उन्हें मिले कि वो एस्टैब्लिशमेंट को भी ये कह सकेंगे जी आप अगर पॉलिटिकल हैं तो हम भी परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं सर, हर जाने वाला बंदा हमेशा गलती तस्लीम करता है
हर आने वाले के समझता है कि मेरे पास सोल्यूशन हैं, हर जाने वाला ए पॉलिटिकल की बात करता है, हर आने वाला माजी में भी हमने देखा है कि फुली इन्वॉल्व होता है, आज भी फुली इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूशन। इनफैक्ट खुद शहबाज शरीफ ने बार बार कहा कि जी सऊदी अरेबिया से पैसे आए तो हमें आर्मी चीफ ने दिलवाए, यूएई से आए तो हमें दिलवाए, अब आपकी सिविल एजुकेशन काउंसिल है, आपकी जो इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ है अभी बड़ा डीपली इंट्रेंच्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अगर नवाज शरीफ साहब आगे आएंगे तो उनका तरीका गवर्न करने का और शहबाज शरीफ का तरीका गवर्न करने का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है मालिक साहब, लेकिन जो बात आपने कही कि शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ किया कि उन्हें हेल्प आउट किया गया, ये तो सारी हेल्प जिसे कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए नहीं की गई, बजाय इसके कि हम इसे कहें कि वो पॉलिटिकल हेल्प की गई है। नहीं, बात ये नहीं होती, बात ये होती पावर शेयरिंग की। जब आपके निजाम में पावर शेयरिंग एक बाकायदा हैसियत इख्तियार कर जाए तो उसको अंडू करना भी बड़े ठंडे तरीके से आपको करना पड़ता है, बड़े एहतियात से गिरें खोलनी पड़ती। वरना गिरा को अगर आप गलत तरीके से खोलने की कोशिश करें, आप रस्सी को गिरा लगा लें, उसको अगर आप एकदम झटके से खोलें तो गिरा गहरी हो जाती है, कई बार रस्सी काटनी पड़ जाती है। तो गिरे खोलने की बात हो रही है अब। इसलिए दोनों तरफ से बड़ी पेशेंस करनी पड़ेगी, दोनों तरफ से बड़ी मैच्योरिटी चाहिए होगी। लेकिन जो पिछले 16 माह में जो गवर्नेंस का तरीका था और जो इन्वॉल्वमेंट थी और जो पाकिस्तान की इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन थी और हैं अभी, और उसकी जरूरत थी, और वो अभी किस तरह एकदम अलहदा होगा वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, यही मुझे पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन नजर आते हैं। अच्छा, इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को आप देख रहे हैं या आपके ख्याल में एक जो थॉट मौजूद है कि जी मियां साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद मियां शहबाज शरीफ ही गवर्नमेंट को लीड करेंगे? मालिक साहब क्या ओपिनियन रखते हैं इस पे? देखिए, अगर तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने उनके कागजात ले लिए और फिर मामला चला जाता है, दूसरी साइड चैलेंज करती है, तो फिर तो मुझे क्लियरली नजर आता है कि वही लीड करेंगे और वही बनेंगे। और मियां साहब एक चीज हमेशा कहते रहे नवाज शरीफ साहब कि जी मुझे, और जब इनकी नेगोशिएशंस भी चलती थी 4 सालों के दौरान में, वो कहते थे कि जी मुझे एक बार आप विंडिकेट जरूर करें, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरा जो है ना बहाल होना चाहिए, जो मेरा मजरू मेरा किया इमेज, और ये उनके लिए तो बहाली का मतलब यही है ना कि केसेस फारिग हों, दोबारा वजीर आजम बने जहां स्टेटस को था, और फिर वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। साकिब 30 सेकंड्स, आपके ख्याल में रिटर्निंग अफसर कितनी बड़ी हर्डल है मियां नवाज शरीफ के लिए? मेरा ख्याल है जो हवाओं का रुख है, रिटर्निंग अफसर भी कोई बड़ी हर्डल जो है वो बनते नजर नहीं आए। मियां साहब इलेक्शन में आएंगे और उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा एक बड़ी अहम बात जो है वो लाहौर कर चुके हैं एक सेमिनार में, तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब के लिए कोई हर्डल है। ठीक है, फहीम, आपने हमें ग्राउंड से रिपोर्ट किया और आपने हमें बताया कि आज का शो इम्प्रेसिव था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मालिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साकिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो ज़रूर पावरफुल था, लेकिन आज के शो से जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इब्तिदा में, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मोमेंटम को बरकरार रखती है तो फिर ये उसके लिए बेहतर होगा, अगर नहीं रख पाती तो उसका सियासी नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।